टू प्रवीण ज्ञानोदय क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो 3 है, जिसका नाम है धातु और अधातु। इंग्लिश में इसको मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 का। तो सबसे पहली बात ये कि धातु क्या होता है ना। धातु किसको कहते हैं, हम लोग पहले से जानेंगे कि डेफिनेशन जानेंगे कि धातु क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये कि जब शुरुआत में तत्वों का वर्गीकरण हो रहा था या फिर तत्वों का जब खोज हो रहा था, तो उस समय में शुरुआती दौर में टोटल तत्व जो थे वो 56 थे। उसके बाद धीरे धीरे करके 111 तत्वों की खोज हुई और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 118 तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में टोटल तत्वों की संख्या जो थी वो 56 था। उसके बाद धीरे धीरे करके 111 तत्वों की खोज हुई और उसके बाद टोटल 118 तत्व हो गए। उसके बाद उसके बाद 118 के बाद जो है, अभी तक 118 तत्वों के बारे में हम लोग जो है जान चुके हैं क्या है। उसके बाद सबसे पहली बात ये कि धातु क्या होता है। हम लोग धातु किसको कहेंगे, मेटल्स किसको कहेंगे, है ना। अगर आपसे कोई, मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा कि धातु क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में। तो आपको कुछ कहना नहीं है, सिंपली आपको ये कहना है कि धातु वे होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है तथा जिसे पीटने या बजाने पर उससे एक मधुर आवाज उत्पन्न होती है। क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। इसका डेफिनेशन जो है वो ये होता है कि धातु वे होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है तथा जिसे पीटने या बजाने पर उससे एक मधुर आवाज उत्पन्न होती है, धातु कहलाता है। क्लियर। तो सवाल ये है कि कौन कौन धातु कौन कौन होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे में होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। ये सभी जो है वो मेटल हैं, धातु हैं। इसी से कर लीजिए, और भी बहुत सारे, जैसे हो गया चांदी, हो गया सोना, हो गया मरकरी, हो गया, है ना। तो ये सब जो है ये सभी मेटल्स हैं, धातु हैं। तो आपसे जो है क्वेश्चन आएगा, अच्छा मान लीजिए ये तो हम लोग जान गए कि धातु क्या होता है, एग्जाम्पल भी देख लिया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। उसके बाद चांदी हो गया, सोना हो गया, मरकरी जिसको हम लोग पारा कहते हैं, है ना। तो वो हो गया। तो ये जान गए हम लोग कि धातु क्या होता है, एग्जाम्पल देख लिया। लेकिन इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता है कि सबसे पहली बात ये कि ये पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है और इसमें सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वो सोना चांदी ही है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है ना। तो चलिए आप, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। निम्नलिखित में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है। ऑप्शन आपके पास दे देगा पोटेशियम, 2 में दे देगा कैल्शियम, 3 में दे देगा मैग्नीशियम, है ना। उसके बाद डी में मान लीजिए ABCD कर लीजिए इसको, ABC और D। इनमें आपसे पूछ देगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, तो ये पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछेगा क्वेश्चन, पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है ना। पूछेगा कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास मान लीजिए दे दिया, Ag हो गया सिल्वर, बी में मान लीजिए आपको दे दिया Au यानी सोना, सी में दे देगा आयरन और डी में मान लीजिए दे दिया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है, इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा तन्य धातु जो होता है वो होता है सोना।
ये सबसे ज्यादा तन्य धातु होता है। तन्य का मतलब होता है खींचना, इसको जितना खींचेंगे उतना ज्यादा खिंचाएगा। सपोज कर लीजिए यदि 1 ग्राम सोना है तो इससे 1.5 किलोमीटर लंबा तार जो है, वायर जो है, इसे बनाया जा सकता है। ये इतना ज्यादा तन्य धातु है ना। तो 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है आएगा इसमें, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है धातुओं से संबंधित कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जो सामान्य अवस्था में द्रव होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो मरकरी होता है, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, है ना, मरकरी Hg परमाणु संख्या 80, तो ये जो है ये सामान्य अवस्था में जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो ये हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हेडिंग लगाइए आगे, धातुओं के भौतिक गुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होंगे? तो धातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहला गुण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहला गुण है। और भी बहुत सारे गुण हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग डेफिनेशन क्या होगा इसका, तो डेफिनेशन आप चाहे तो खुद से दे सकते हैं, है ना। डेफिनेशन आप चाहे तो खुद से दे सकते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है उसी को हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। समझ में आई बात? अगर लिखना चाहे तो आप हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं लिखा देता हूं। किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। हो गया क्लियर? तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सीधा सीधा डेफिनेशन है इसका कि किसी भी तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, जैसे मान लीजिए सोडियम का कह देगा निकालने के लिए, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का कह देगा निकालने के लिए, तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है। आपने डेफिनेशन तो देख लिया, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, है ना। तो सीधा सीधा समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग मान लेते हैं कि ये किसी परमाणु का नाभिक है और इसके चारों तरफ जो है वो ऊर्जा स्तर है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। ये हो जाएगा नाभिक। उसके बाद ये हमारे पास कक्षक हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास कक्षक है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं K, L, M और N, इस तरीके से नाम रख देते हैं। और उसके बाद जो है इसमें इसको उपकक्षक भी कहा जाता है, इसको उपकक्षक भी कहा जाता है ना। उसके बाद इसको आप सेल भी कह सकते हैं। सेल का मतलब होता है कोश, है ना। कक्षक जिसको, वही बात है, सेल इसको कहा जा सकता है। उसके बाद इसको ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसी को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ठीक है ना। तो उपकक्षक जो है, उपकक्षक कौन कौन से होंगे, तो S, P, D और F जो होगा ये उपकक्षक होता है ना। S, P, D और F जो होगा वो उपकक्षक होगा। तो इतनी बातें समझ में आई आपको। ये हमारे पास नाभिक है ना। उसके बाद ये सभी ऊर्जा स्तर हैं, ये कक्षक भी होते हैं, इसको शेल भी कहा जा सकता है। तो उपकक्षक जो है इसमें 4 चीजें होती हैं। एक होता है S, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D और चौथा जो होता है वो होता है F। तो आपसे ये इतनी बातें आपको समझ में आई। तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आपसे पूछा जाएगा कि देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है S, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D और चौथा होता है
एफ। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रखते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक ही कक्षा में ऐसे ऐसे करके रखा जा सकता है, लेकिन जब 2 3 4 कक्षा होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरने का क्रम होता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर देंगे और फिर जब इलेक्ट्रॉन डबल में भरने की बात आई तो हम लोग उसको भरेंगे। तो फिलहाल समझिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, आपसे पूछा जाएगा कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है। और यदि इन सब में आपको याद नहीं रहे, जैसे पी डी और एफ इन सब में याद नहीं रहे, तो आप क्या कीजिएगा कि पहले वाले में 2 लिख लेना है और बाद बाकी सभी में 4 4 को आपको जोड़ देना है। तो देखिए इसमें यदि 2 में 4 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो 10, फिर 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नहीं याद रहे तो कुछ कोई बात नहीं है, आप 4 4 सब में क्या करते हैं, पहले वाले में 2 याद रखिए और 4 4 सब में जोड़ दीजिए। तो एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी में 10 और एफ में 14। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका गणितीय मान जो होता है वो कितना होता है। आप कहिएगा कि गणितीय मान जो है कहाँ पे इसका उपयोग होगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n+l मान निकालेंगे या क्वांटम संख्या निकालेंगे उस समय में इसका उपयोग होगा। तो इसका गणितीय एस का गणितीय मान होता है 0, पी का गणितीय मान 1, डी का गणितीय मान 2 और एफ का गणितीय मान 3 होता है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एस में कक्षकों की संख्या कितनी होती है ना। तो कक्षकों की जो संख्या होती है वो एस में होता है 1 कक्षक, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि पी में कितने कक्षक होते हैं, उसके बाद डी में और एफ में पूछा जाएगा। तो आप पहले क्या कीजिए कि एस में कक्षकों की एक संख्या बना दीजिए और बाद बाकी सब में इसमें 2 2 को जोड़ते चले जाइएगा। तो इसमें एक में यदि 2 जोड़े तो पी में कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा। उसके बाद डी में यदि इसमें 2 जोड़े 3 में तो डी का कक्षकों की संख्या निकल जाएगा। तो डी में टोटल कक्षकों की संख्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो एफ की जो कक्षकों की संख्या है वो निकल जाएगा। तो एफ में टोटल कक्षकों की संख्या होगी 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 ये हो गया 7। तो अब पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे तो भरेंगे कैसे, है ना। तो एस में जो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे रख दिया, लेकिन जब पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन को रखें, क्योंकि इसमें इसीलिए दोबारा इलेक्ट्रॉन रखा गया क्योंकि इसके आगे कोई कक्षा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पी जो है, पी में 3 कक्षा है तो पी में इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे रखेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बारी बारी से 1 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे सब में, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा 5वां और ये हो जाएगा 6ठा इलेक्ट्रॉन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पी में जो है चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो आप ऐसा नहीं जोड़िएगा कि 2 और 2 4 ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं, है ना। चौथा इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और ये आपके पास हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 5वां इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 6ठा इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को रख देंगे सब में, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद फिर रिपीट में इस तरीके से रखेंगे, इसका ठीक उल्टा। तो इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें पूछेगा कि आपको 6ठा इलेक्ट्रॉन कौन है। तो देखिए ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये हो जाएगा आपके पास 6ठा इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से आप रखेंगे यहाँ देखिए 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे। यानी ऐसा समझ लीजिए कि एस जो है वो एक घर है और इस घर में 2 लोग रह रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। पी जो है, पी एक घर है, इसमें 6 लोग रह रहे हैं। डी जो है उसमें 5 घर है और 5 घर में 10 लोग रह रहे हैं। और एफ जो है, एफ वो जो है 7 घर है और 7 घर में 14 लोग रह रहे हैं। बस ऐसा समझने के लिए आप समझ लीजिए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए
अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसके और भी कुछ रूल्स होते हैं, है ना। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे 1 से लेके आप 7 तक पहले लाइन खींच देंगे, तो देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद ऊपर से एक लाइन छोड़ करके और यहाँ से लिखाएगा 2 3 4 5 और 6। फिर ऊपर से एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखाएगा 3 4 5। फिर ऊपर से एक लाइन छोड़ करके यहाँ लिखेंगे 4 और 5। आप चाहे तो यहाँ 7, यहाँ 6 7, यहाँ 6 7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ, लेकिन ऊपर से याद रखना पड़ेगा, हमेशा एक एक को छोड़ करके चलना है। तो पहले वाले में सब में हम लोग क्या करेंगे कि एस एस को रख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास पी हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा डी हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब एक बात और कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, उल्टा घूमता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को उल्टा घूमेगा, यानी इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, काट देते हैं ऐसा करके, इसको ऐसा करके काट देते हैं हम लोग। और ये हो गया। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से काट दिया, तो इसमें पता नहीं चल रहा कि इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है, तो हम लोग इसके डायरेक्शन को दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। ऐसे करके इसके डायरेक्शन को हम लोग दिखा देंगे ऐसा करके, तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, हमेशा उल्टा घूमना है। अब मान लीजिए आपको कह देगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर आ रहा है, तो इसका क्रम जो होगा वो क्या होगा, है ना। पहले हम लोग लिखेंगे 1s को, फिर 2s को। अब ऐसा नहीं कि आप 3s को लिख दीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा, इधर आएगा, फिर इधर कोई नहीं मिलेगा, तो फिर वापस कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। फिर यहाँ से चलेगा इलेक्ट्रॉन, फिर इधर कोई नहीं मिलेगा, तो 2s को लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे किसको, पहले 2p को, फिर 3s को, फिर वापस यहाँ से आएंगे और उसके बाद लिखेंगे 3p को, उसके बाद 4s को, फिर वापस यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ से लिखाएगा 3d को, 4p को, 5s को, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा 4d, 5p, 6s, फिर वापस यहाँ से जब चलेंगे तो ये हो जाएगा 4f, 5d, 6p, 7s, फिर वापस यहाँ से जब चलेंगे तो ये हो जाएगा 5f। इस तरीके से हमेशा आपको उल्टा चलना है ना। मान लीजिए ये सभी आपका घर है और ये जो है इधर बीच बीच में आप कोचिंग करते हैं, क्लास करते हैं मान लीजिए। तो घर से आपने चला तो रास्ते में जब आया तो आपको एक कोचिंग मिला, यहाँ पे आपने एक क्लास किया और क्लास करने के बाद फिर इधर आपको कोई क्लास नहीं है, तो फिर वापस कहाँ पे आइएगा, घर पे आइएगा। फिर जब घर से आप चलिएगा तो यहाँ पे 2s वाला क्लास मिला और इधर कोई नहीं मिला, तो फिर वापस यहाँ से कहाँ पे आना है, 2p के पास आना है, फिर 2p को लिख देंगे, फिर 3s को, फिर इस तरीके से उल्टा हमेशा चलना है, 3p 4s, फिर ऊपर चलेंगे 3d 4p 5s, फिर ऊपर से उल्टा चलेंगे 4d 5p 6s। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालिएगा, है ना। तो हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। किसी भी तत्व का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, उसका सबसे पहले जो है परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, और नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसको जरूरत है 1 रुपए की, है ना, इसको 1 रुपए की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है 1 रुपया ये कहाँ से लाएगा, तो मान लीजिए 1 रुपये की जरूरत है, ये कर्ज किसी से लेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक गांव है और इस गांव में सबसे पहला आदमी जो है वो 1s वाला है ना। दूसरा आदमी 2s वाला है, तीसरा आदमी 2p है, 3s है, उसके बाद 3p है, 4s है, फिर 3d है, 4p है, 5s। इस तरीके से ये सभी गाँव के लोग हैं। अब ये s वाला जो लोग है ये क्या करेगा कि जाएगा 1 रुपया मांगने के लिए, किससे, 1s वाले से। सबसे पहले गाँव में गया तो मिला कौन, 1s वाला मिला, तो इससे बोला कि भैया मुझे 1 रुपये की जरूरत है, आप मुझे 1 रुपये दे दो। तो ये 1s वाला जो है कहा कि ठीक है, s में आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। यदि आपको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तब आप s से ले सकते हैं। यदि 2 से ज्यादा की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी 3, 4, 5, 6, तो आप p से ले सकते हैं। लेकिन 6 से ज्यादा यानी 7, 8, 9, 10, तो आप d का प्रयोग कीजिए। और 10 से ज्यादा यानी 11, 12, 13 और 14 की जरूरत है तब आप f का प्रयोग कीजिए, है ना।
तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले गया तो मिला कौन इसको 1s वाला, तो 1s वाले के पास आया और बोला कि भैया आप हमको 1 रुपये दीजिए। तो 1s वाला के पास ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया है, तो ये या तो 2 से दे सकता है, नहीं तो 2 से कम दे सकता है। तो इसको जरूरत है 1 रुपये की, तो ये इसने क्या किया कि 1 रुपये ले लिए इससे, और जो रुपया लेंगे इसको ठीक उसके ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पे 1s पहले लिख देंगे और इसके ठीक ऊपर में लिख देंगे, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 1s1 करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए कार्बन का आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है 6 होता है, तो कार्बन का निकालिए आप। तो सबसे पहले हमको जरूरत है 6 रुपये की, है ना, तो 6 रुपये की जरूरत है और हम जाएंगे गांव में, तो सबसे पहले कौन मिला हमको 1s वाला मिला। तो 1s वाला बोला कि भैया आपको 6 रुपये की जरूरत है, चलो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो 2 ही रुपये है। तो कार्बन बोला कि चलो आप मेरे को अपना 2 रुपया दे दो। तो ये s वाला क्या किया, इसको अपना 2 रुपया दे दिया, तो ये हो गया 1s2। उसके बाद जब फिर वापस आया तो कौन मिला इसको, देखिए इधर कोई नहीं है तो फिर कहाँ आएगा वापस, यहाँ पे आएगा। फिर इस रास्ते में आया तो इसको मिला 2s वाला, तो 2s वाला मिल गया इसको। अब s ये भी s वाला ही है, ये भी बोला कि भैया मेरे पास 2 ही रुपया है, तो इससे भी 2 रुपया ये ले लिया, तो हो गया 2s2। अब 2 और 2 4 पुर गया। अब इसको चाहिए कितने 6 चाहिए था, तो उसमें से 4 मिल गया, 2 और चाहिए इसको। फिर वापस आगे आगे रास्ते में बढ़ा, कोई नहीं मिला, फिर वापस आएगा यहाँ पे, तो देखा कि 2p वाला रास्ते में है, तो 2p वाले के पास गया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो पुर चुका है। अब इसको चाहिए कितना 2 इलेक्ट्रॉन और, इसको 6 इलेक्ट्रॉन पुराना है टोटल। तो p वाले के पास जब गया तो p वाले के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसको चाहिए तो था 2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आप किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज आपको देना भी तो पड़ता है किसी को, तो ये कह रहा है कार्बन कि भैया मेरे पास 4 रुपये ऑलरेडी हो चुके हैं, आपके पास 6 रुपये है, वो ठीक है, आप मुझे उसमें से 2 रुपये ही दे दीजिए, है ना। तो ये इसको क्या कहता है, चलो ठीक है, वो 4 रुपये अपना रख लेता है और 2 रुपये इसको दे देता है। तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6 2 2 4 और 2 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने जब इस तरीके से बनाया था तो आपको बताया था कि इसको ऊर्जा स्तर कहते हैं, है ना। तो ये ऊर्जा स्तर क्या है, यहाँ पर समझिए आपकी ऊर्जा स्तर क्या है। ये देखिए इसके पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1s, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 2s, यहाँ पे लिखा हुआ है 2p। तो ये है हमारे पास पहला ऊर्जा स्तर, और इसके पहले 2 है और इसके पहले 2 है, यानी ये दोनों दूसरा ऊर्जा स्तर है ना, सेकेंड एनर्जी लेवल है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये सेकेंड एनर्जी लेवल है ना। तो इस तरीके से ऊर्जा स्तर इसी को कहते हैं, और ऊर्जा स्तर से संबंधित भी कुछ प्रश्न आएगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, है ना, तो सोडियम तो मेटल है, और आपको पता है कि कोई भी धातु होगा उसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। कोई भी मेटल होगा उसके अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 2, और नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा है। तो चलिए हम निकाल करके देख लेते हैं। तो सोडियम जो है, सोडियम उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है ना। तो Na जो है उसको परमाणु संख्या होता है 11, और इसको चाहिए कितने 11 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले गांव में घूमने के लिए गया तो मिला कौन इसको 1s वाला, तो 1s वाला जो है इसको दे दिया कितना 2 रुपये दिया, तो 1s2 इसको लिख देंगे, जो पैसा देगा उसको ऊपर में यहाँ पे लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे 1s2। इसको चाहिए 9 रुपये और, तो फिर जब इधर आया कोई नहीं मिला, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ से जब चला तो मिला इसको 2s वाला। तो यहाँ पे 1s2 के बाद 2s वाला भी इसको कितना रुपया दिया 2 रुपये दिया, तो ये हो गया 2s2। उसके बाद 2s2 के बाद इधर आगे रास्ते में बढ़ा तो कोई नहीं मिला, तो कौन मिला, इधर आएगा, कौन मिला इसको 2p वाला। तो 2p वाला जो है ये गया, इसको 4 रुपया मिल गया, और 2p वाला जो है इसके पास भी कितना है 6 रुपये है ज्यादा से ज्यादा। ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा रुपया इसको दे भी दिया तब भी तो इसको नहीं पूरा है, क्योंकि 6 और 2 8 और 2 10 ही पूरा है, इसको चाहिए कितना 11, तो 2p वाले से भी नहीं पूरा। फिर आगे बढ़े तो मिला इसको कौन 3s वाला। तो 3s वाले के पास आए तो s वाला जो है वो कहा कि भैया मेरे पास 2 है, यदि आपको विशेष जरूरत है तो आप 1 रुपया ले लीजिए। तो ये Na को 1 रुपये की जरूरत थी, और 3s वाला, s वाले के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो s वाला क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 और 1 11 पुर गए। इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा स्तर। ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दोनों दूसरा ऊर्जा स्तर है, और ये जो है वो तीसरा ऊर्जा स्तर है, थर्ड एनर्जी लेवल है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में 281 वाले कौन से तत्व हैं, पूछेगा कि निम्नलिखित में
281 वाले कौन से तत्व हैं या कौन से परमाणु है ना, ऐसे पूछेगा कौन से परमाणु है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, ऑप्शन आपके पास रहेगा, मान लीजिए ए में सोडियम, बी में मान लीजिए मैग्नीशियम रहेगा, सी में मान लीजिए कैल्शियम रहेगा, और डी में मान लीजिए आपको दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा, निकाल करके ऊर्जा स्तर को जोड़िएगा और उसको एक साथ कर दीजिएगा। तो ये पहला ऊर्जा स्तर है और पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये हो गया 2। अब दूसरा देखिए, ये दोनों मिलकर के दूसरा ऊर्जा स्तर है ना, ये दोनों मिलकर के दूसरा ऊर्जा स्तर है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितना हो गया 8, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8। और देखिए ये तीसरा ऊर्जा स्तर है ना, 3s है, इसके पहले 3 लगाओ, इसका मतलब ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितनी है, 1। तो ये देखिए 281 वाले, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में 281 वाले कौन से तत्व है, 4 ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो 281 वाले तत्व या परमाणु है ना। तो यहाँ पे 281 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमने आपको बताया कि कोई भी मेटल होगा, धातु होगा, उसके अंतिम कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन, और नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए और भी निकाल करके देख लेते हैं, जैसे सोडियम के बाद मैग्नीशियम का निकाल लीजिए, एल्यूमिनियम का निकाल लीजिए। सबके अंतिम कक्षा में जो है एक या तो 2 नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो कितना हो जाएगा। पहले आए यहाँ पे तो मिला कौन, 1s वाला, और s वाला जो है वो कितना रुपया देगा, 2 रुपया देगा। 1s के बाद इधर आए तो कोई नहीं मिला, वापस कहाँ आएंगे, यहाँ, और इस रास्ते में चले तो मिला 2s वाला, तो 2s वाले के पास आए और ये भी कितना दिया, 2 रुपया दिया, तो 1s2 2s2 हो गया। और 2s2 के बाद यहाँ पर आए, फिर इधर कोई नहीं मिला, तो फिर वापस आए कहाँ पे, 2p के पास आए, और 2p जो है बोला कि भैया मेरे पास 6 ही है, तो ये 6 अपना पूरा का पूरा दे दिया, तो भी तो 10 ही पूरा चाहिए, इसको कितना, 2 और चाहिए। तो 3p के बाद इधर रास्ते में चला तो कौन मिला, 3s वाला मिला, और s वाला बोला कि हाँ मेरे पास 2 रुपया है, तो अब चाहो तो ले सकते हो। तो ये मैग्नीशियम जो है ये क्या किया कि 2 रुपया इससे ले लिया। अब देखिए 2 2 4 6 10 और 2 12 पुर गया। अब देखिए जितनी जरूरत होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, ज्यादा लेंगे तो इलेक्ट्रॉन गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दोनों दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, उसके बाद 6 और 2 8, और ये तीसरा देखिए कितना 2, तो ये हो गया 2828 वाला परमाणु हो गया, है ना, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में 282 वाला कौन सा परमाणु है, तो आप क्या बताइएगा, मैग्नीशियम, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया धातु किसको कहते हैं। उसके बाद कौन कौन से धातु होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका जो भौतिक गुण है पहला हम लोगों ने देख लिया। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चलो ठीक है, आपने लिखा 1s के बाद 2s, हम 3s भी तो लिख सकते थे, पहले आपने 2s क्यों लिखा, 2s के बाद आपने 2p क्यों लिखा, हम 3s भी तो लिख सकते थे। तो इसके लिए एक नियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं n+l नियम, है ना। तो इसको हम लोग अगले दिन अच्छे से पढ़ेंगे कि क्यों 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p और 2p के बाद 3s को लिखते हैं। आप चाहो तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 1s के बाद 2s लिख सकते हैं, 2s के बाद 3s लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपने पहले 2p ही क्यों लिखा, बाद में 3s क्यों लिखा। तो इसके लिए एक नियम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, n+l नियम। ये नियम जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन भरता है, तब जाकर के 3s में इलेक्ट्रॉन भरता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब आप n+l मान पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा, वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही।